SPT Live। दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन सत्र में देश भर के विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शामिल हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भारतीय सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित सभी राज्यों से अलग अलग विधायक गण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने अतिथियों को दिल्ली विधानसभा की गौरवशाली इतिहास से जुड़े चित्र भी दिखाए। उसके उपरांत लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ने मिलकर विट्ठल भाई पटेल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। फिर विजेंद्र गुप्ता ने सभी अतिथियों को विधानसभा की स्मृति प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत के लोकतंत्र की नींव बलिदान और संघर्ष पर टिकी है। हर जनप्रतिनिधि का पहला संकल्प राष्ट्रहित होना चाहिए। विचारों में मतभेद लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन जनता और राष्ट्रहित से जुड़े निर्णयों में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की। जब मंच पे देश की इतनी वरिष्ठ हस्तियां बैठी हो, हमारे लोकसभा स्पीकर साहब स्वयं यहां आकर के हम सबका मनोबल बढ़ा रहे हों, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब, आदरणीय भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब और हमारे अपने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने इस आयोजन में इतनी मेहनत करी, इतनी लगन से हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। और जब उसके समापन सत्र पे हम बैठ करके उस 2 दिनों की चर्चा करें कि हमने इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार दिल्ली में हुई इस ऑल इंडिया असेंबली स्पीकर कॉन्फ्रेंस, और उसमें हम सब यहाँ से आए, अपने अपने प्रांतों से अपना समय निकाल करके देश के हर राज्य से लगभग यहाँ पे हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महोदय पहुँचे हैं। बहुत ही खुशी हुई जब मैंने अपनी बहनों के साथ भी मैं मिली, जो विधानसभा अध्यक्षों के नाते, डिप्टी स्पीकर के नाते काम देख रही हैं। हम सबको एक दायित्व मिला है। जैसे कभी अपने काम की शुरुआत करते हुए हम शपथ लेते हैं कि हम अपने इस दायित्व का निर्वहन देश के हित में पूरी तरीके से करेंगे। आज उसको एक तरीके से अपने अंदर उस संकल्प को, उसी प्रतिबद्धता को रिवाइव करने का ये 2 दिन का समय था, जब देश की पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 100 वर्ष पूरे होने पर जब एक भारतीय ने ये कुर्सी संभाली, हमारे लिए तो वही दिन शुरुआत है जिस दिन कोई भारतीय इस कुर्सी पे बैठा, और ये भवन स्वयं उसका साक्षी है कि ये भवन, ये कुर्सी भारत के लोकतंत्र की शुरुआत है। जब भारतीयों ने आगे बढ़ करके इसे संभाला, गुलामी की बेड़ियां तोड़ करके, उस स्वतंत्रता संग्राम में ताकत लगा करके हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा लगा करके हमें स्वतंत्रता सौंपी। वो गीत है ना कि लाए हो तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को संभालने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो सारे आज यहां बैठे हैं, और हमने कहीं ना कहीं अपने अलग अलग सत्रों के माध्यम से अपने उन्हीं विचारों को आपस में शेयर किया कि हमारी जिम्मेवारी, हमारी काम में पारदर्शिता, शुचिता, एक व्यक्तित्व आदरणीय भाई विट्ठल भाई पटेल जी, जिन्होंने हम सबके सामने एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए कि विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हुए उन्होंने विधायी कार्यों को कैसे करना है उसके आदर्श स्थापित किए। आज हम सब सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं, अच्छी तनख्वाह, अच्छे मकान, अच्छी फैसिलिटीज, और मन में एक ही चीज चाहिए, दृढ़ निश्चयता। एक फार्मूला हम सबको अपने लिए गांठ बांधना होगा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, वी लास्ट। अपने आप को आखिरी में करते हुए कई बार उल्टा हो जाता है, मैं सबसे पहले
फिर मेरी पार्टी और फिर देश। बस यही सीक्वल अगर हम देख लें कि ये सीक्वल सही तरीके से हो कि देश की बात जहां आ जाए, देश की हित की बात जहां आ जाए, उसके बाद सब फार्मूले फेल है। उसके बाद आपस का कुछ भी मतभेद ना हो, विचारों में मतभेद हो सकता है, परंतु जनता के हित में, देश के हित में जब निर्णय लेने की बात हो तो हम सब एकजुट दिखाई दे, उसमें फिर पार्टी पॉलिटिक्स का कोई स्थान ना हो। आज ये लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाने के लिए हम सब लोग हैं। पूरा देश हमें इन सदनों से देखता है, जब हम विधानसभा में बोले या लोकसभा में बोले, पूरी दुनिया, पूरा देश निगाह करता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके भेजा है वो हमारी बात वहां उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, देश हित में निर्णय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आज इस व्यक्तित्व को याद करते हुए विट्ठल भाई पटेल जी केवल मात्र इस विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, वो हम सब के आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने हम सब के लिए इतना कुछ कहा है। जिस व्यक्ति के मरते हुए मुंह में जो शब्द थे, जो देश की स्वाधीनता के लिए बोल के गए कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरा देश स्वाधीन हो। आज उस स्वाधीन भारत में अपने झंडे तले, अपनी संविधान के साथ में हम सबको देश चलाने का मौका मिला है। मैं आए हुए अपने सभी माननीय अतिथियों के बीच में यही कहना चाहती हूं, स्वयं से शुरू होकर हर एक व्यक्ति अपने लिए ये तय करे कि हमारे लिए, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम है, और ये जो विधानसभा परिसर है, ये पटल है, हम सब यहाँ पे मतों के भेद के साथ बहस तो कर सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु कहीं पे भी जनता के अहित ना हो, ऐसा हमें तय करना होगा। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोग दिल्ली पधारे, दिल्ली को एक नई ऊर्जा आपने दी, और हम सब ने मिलकर के अपने इस विधानसभा के 100 वर्ष, भारतीयता के 100 वर्ष, और जब हम भारत की आज़ादी के 100 वर्षों में पहुंचे, 2047 की जब बात करें, विजन 2047 की, तो हमारे देश में एक नई प्रकार की ऊर्जा, जिसमें हम सब अपने आदर्शों को स्वीकारते हुए देश के सामने, जनता के सामने अपना पूरा का पूरा काम करने का मत रखें और देश हित में काम करें। जय हिंद, जय भारती। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विशेष अवसर पर भी अपने विचार साझा किए। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संस्थागत दिशा देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, भारत सरकार के संचार मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, देश भर की विधानमंडल के सभापतिगण, उपसभापतिगण, दिल्ली विधानसभा के उपसभापति जी, दिल्ली विधानसभा के सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हम जिस कक्ष में बैठे हैं, ये कक्ष
आजादी के पहले विधायी संस्थाओं, विधायी कार्य और लोकतंत्र के लिए और देश की आजादी के लिए लड़ने वालों, उनकी आवाज, उनके स्वर, उनकी अभिव्यक्ति का ये सभागार है। ये सभागार साक्षी रहा है 1925 में पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया और जिन्होंने अध्यक्षीय परंपरा को, अध्यक्षीय व्यवस्था को स्वतंत्र, निर्बाध, न्यायपूर्ण लेकिन संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी के साथ और उसकी गरिमा के साथ जिन्होंने एक दिशा दी, आज हम उसका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। जब उनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा और सार्वजनिक जीवन में उनकी विधायी संस्था के अध्यक्ष के साथ आजादी की लड़ाई की उनकी यात्रा हम सबको प्रेरणा देती है। निश्चित रूप से इस कक्ष के अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय के शासन में देश की आजादी मिले उसके लिए समय समय पर सरकारों के द्वारा, उपनिवेशिक सरकारों के द्वारा जो कानून लाते थे उन कानूनों का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से विरोध करना। जो कानून भारत की जनता पर अन्याय कर रहे थे, जो कानून भारत के जनता को अपनी अधिकारों से वंचित कर रहे थे, उन कानूनों पे समय समय पर इन सदन पे लंबी चर्चा हुई और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय के औपनिवेशिक शासन के विरोध भी अपनी बात की, अपनी आवाज की अभिव्यक्ति दी। और इसलिए हम जहां हमारे इतिहास की बात करते हैं, हम हमारी विरासत की बात करते हैं, तो विरासत इतिहास के अंदर जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा, लेकिन उस समय हमारे पीठासीन अधिकारी के समय के रूप में आदरणीय विट्ठल भाई पटेल जी ने जो व्यवस्था सदनों में दी, सदन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी हो, मुद्दों पर हो, विधायी कार्य पर हो और संस्था किस तरीके से संस्थागत काम करे, उनके विचार आज भी हमें नई दिशा दे रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा कि जो विधायी संस्थाओं के सचिवालय है
वह सचिवालय स्वतंत्र होना चाहिए। वह सचिवालय विधान सभा के अध्यक्ष या नेशनल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष, विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि एक स्वतंत्र सचिवालय लोगों की अभिव्यक्ति को ठीक से देश की जनता तक पहुंचा सके। और उन्होंने उस समय जो अध्यक्ष की व्यवस्था दी थी, आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर 100 वर्षों बाद भी उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो उस समय की संस्थागत व्यवस्था की गई थी, आज वह हमें मार्गदर्शन करती है। उन्होंने जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो विधान बनाए थे, नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, उन विधायी संस्थाओं के नियम, कानून, परंपराएं, परिपाटी हमने संविधान के अंदर भी उसको सम्मिलित किया। इसलिए संविधान की धाराओं में आप देखेंगे कि चाहे राज्यसभा सचिवालय हो, चाहे लोकसभा सचिवालय हो, उसको स्पष्ट रूप से एक अलग संस्था के रूप में, जिसका अलग से सचिवालय हो, जहां पर बोलने की स्वतंत्रता हो, जहां व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी हो, उसके अपने प्रिविलेज हैं। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि मानो कोई सदन के अंदर अपनी बात को अभिव्यक्ति कर रहा हो और उसको देशद्रोही की संज्ञा दे दे। इसलिए जब संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था की कि सदन में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति कितनी भी सरकार की विरोध करे, सरकार की आलोचना करे, लेकिन उसको प्रिविलेज हो, आजादी हो। लेकिन उस समय की व्यवस्था थी, अब समय परिवर्तन हो गया है। कई बार हम सदन में देखते हैं कि संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मंशा से, जिस विचार से ये विचार दिया था, कहीं न कहीं सदनों में उसकी गिरावट आई है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी और बन जाती है कि हम सदन के अंदर निर्वाध भी दिखें, स्वतंत्र भी दिखें और न्याय करते भी दिखें। और सदन के मान्य सदस्य भी जनता ने जिस अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से उनको चुनकर भेजा है, कि वह जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, उनकी कठिनाइयां, परेशानियों को सदन में रखें, प्रदेश देश के मुद्दों पर चर्चा करें, विधायी कानून बनाते समय अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और सदन के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय हो और कार्यपालिका के अंदर जिम्मेदारी तय हो। लेकिन धीरे धीरे सदनों की गरिमा गिरना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए आज का शताब्दी वर्ष का यह दिन हम सबको नई प्रेरणा देता, नई दिशा देता है। और मुझे आशा है कि हम सब विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष फिर से नया प्रयास करेंगे। जिस भावनाओं से इन संस्थाओं की स्वतंत्रता, बोलने की अभिव्यक्ति, विचारों को रखना, कानून बनाते समय, नियम बनाते समय सार्थक चर्चा करना,
इसके लिए फिर एक बार समीक्षा करने की आवश्यकता हो गई है और सभी राजनीतिक दलों को विचार करने की आवश्यकता है कि सदनों के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत रही है। जितना प्रदेश में देश के अंदर सहमति असहमति के विचार उठेंगे उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर माननीय सदस्य लोग अपनी आचार संहिता बनाने का भी प्रयास करें और ये सभी माननीय सदस्यों को, सभी दल के माननीय सदस्यों को इस वर्तमान परिस्थिति में विचार करना होगा कि जनता हमारे कार्यों को, हमारे कार्यक्रम को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को देखती है और इसीलिए हमारे कार्य, हमारे आचरण को दुनिया फॉलोअप करती है। इसलिए सदन हो, सदन के बाहर हो, हमारे विचार, हमारी भाषा कैसी हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी मर्यादित हो, इस बात पर भी विचार करने की आज की आवश्यकता है। और इसलिए इस शताब्दी वर्ष पर जब हम यहां पर बैठे हैं, अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियां, हमारे सदन के नियम परंपरा तो बनी हुई है। इसलिए राज्य के अंदर विधानसभा अपनी स्वायत्तता है, वह अपने कानून रूल बनाती है और उसको भी सदन बनाता है, सबकी सहमति से बनते हैं। अच्छी परंपराएं, परिपाटी भी सदन के अंदर सदन की सहमति से बनती है। इस समय एक ही आवश्यकता है कि हम सदनों के अंदर अच्छी मर्यादा, गरिमा के साथ इन सदनों के माध्यम से देश और राज्यों के कल्याण की दिशा तय करें। ये सदन जनता की आवाज बने। इस सदन में जब कानून बने तो लोगों के विचार, लोगों के सुझाव और लोगों के कल्याण के लिए हमारा सार्थक योगदान हो और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुझे आशा है हमेशा सदन के अध्यक्ष के रूप में जो भी आसन पर बैठता है उसकी ये प्रयास रहता है कि वह सदन को चलाते समय न्यायपूर्ण रहे, स्वतंत्र रहे और अपने निर्णय फैसलों से सदन की मर्यादा को बनाकर उच्च कोटि की बनाने का प्रयास करें। और इसके लिए वापस सभी राजनीतिक दलों को विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि आजादी के पहले भी इन सदनों के अंदर ऐसे अध्यक्ष रहे जिन्होंने न्यायपूर्ण फैसले किए, जिन्होंने निर्वाध फैसले किए, जिन्होंने कोशिश की शासन किसी का भी हो लेकिन आसन की कुर्सी पर कोई आक्षेप नहीं लगे, इसका उन्होंने जो प्रयास किया, जो अच्छी परंपराएं, परिपाटी लागू की, वो हम सबको आज भी मार्गदर्शन कर रही है। और इसीलिए आज हम इस शताब्दी वर्ष पर स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल जी ने जो विचार व्यक्त किए, जो आसन की गरिमा रखी और समय आने पर उस अंग्रेजी शासन के समय भी अपनी मर्यादा, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा,
और जब उनको लगा कि अब हमें देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए इस आसन का छोड़ना पड़ेगा, तो आसन छोड़कर देश की आजादी के आंदोलन में कूदे। मुझे आशा है कि आजादी के इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने लोकतंत्र को सशक्त किया, मजबूत किया, जवाबदेह बनाया है। हम हमारे सदनों को और पारदर्शी और जवाबदेही, जनता के प्रति और जवाबदेह बने और हमारे माननीय सदस्य उस सदन की मर्यादा, अच्छी परंपराएं, प्रपाटी, गरिमा बनाने में सहयोग करें। मैं पुनः दिल्ली प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को साधुवाद देता हूं। उन्होंने एक अच्छी परंपराएं शुरू की है। उन्होंने प्रथम अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल जी की जो प्रदर्शनी लगाई वो भी अद्भुत है, जिसको देखकर लगता है कि कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी, जिसमें उनकी प्रारंभिक जीवन से लेकर उनकी सामाजिक राजनीतिक जीवन के साथ उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन किया। निश्चित रूप से हम सब यहां से विट्ठल भाई पटेल जी के विचारों को, उन्होंने जो आसन से व्यवस्था दी, उसकी गरिमा को बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनोहर लाल खट्टर ने भी सभा को संबोधित करते हुए लोकतंत्र की मजबूती और जन सेवा को महत्व देने पर जोर दिया। परम आदरणीय ओम बिरला साहेब, केंद्र सरकार में आवास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर साहेब, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने अल्प कार्यकाल में एक नई रोशनी की किरण दिल्ली के एक एक नागरिक को दिखाने की कोशिश की है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष और मेरे करीब, जिनके साथ मध्य प्रदेश की माटी में भी जमीनी लड़ाई मैंने लड़ी है, मेरे अपने बड़े भाई आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर्स, विधायकगण, देश के कोने कोने से आए हुए सभी विधानसभा के अध्यक्षगण, डिप्टी स्पीकर्स और सम्मान्य सभी अतिथिगण, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी को कि उन्होंने यहां मुझे बुलाकर एक मौका दिया, इस ऐतिहासिक भवन, इस ऐतिहासिक सदन और इस ऐतिहासिक प्रजातंत्र के मंदिर को केवल नमन नहीं लेकिन नतमस्तक इस मंदिर के समक्ष होने का मुझे मौका दिया। भाई और बहनों, ये एक भवन तो जरूर है, लेकिन ये एक ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। ये भारत की लोकतंत्र की प्रणाली की एक जीवंत स्तंभ के रूप में हमारे समक्ष खड़ी हुई है। 100 साल पूर्व 24 अगस्त 1925 को देश के हमारे पहले निर्वाचित केंद्र विधान परिषद के अध्यक्ष माननीय विट्ठल भाई झवर भाई पटेल जी ने यहां पदभार ग्रहण किया था। आप सोचिए कि उस दिन, उस समय में मन की भावना क्या थी।
एक एक व्यक्ति जो इस सदन में था, इस सदन के बाहर था, उसके हृदय में हर्ष और उल्लास की क्या आवाज गूंज रही थी। जिस सदन में हम बैठे हैं, उस सदन में लाला लाजपत राय जी की, मदन मोहन मालवीय जी की, गोपाल कृष्ण गोखले जी की, तेज बहादुर सप्रे जी की आवाजें इन्हीं दीवारों से टकराकर गूंजती थी। और उस ऐतिहासिक भवन में आज हम खड़े हैं केवल स्मरण करने के लिए नहीं, लेकिन भारत की इतिहास, लोकतांत्रिक इतिहास की एक नई उदय 100 वर्ष पूर्व एक जननी के रूप में उस उद्घोष में अपनी आवाज जोड़ने के लिए, और वो जननी की नींव अगर किसी ने रखी थी तो हमारे विट्ठल भाई पटेल जी ने रखी थी। यह सच्चाई है कि वे एक राजनेता नहीं थे, प्रजातंत्र के शिल्पकार थे। लंदन के मिडिल टेंपल के यूनिवर्सिटी से सबसे अग्रणीय अंक लेकर इतिहास रचने का जो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प लेकर वापस भारत आए। और जैसे ये फिल्म में हमने देखा, 2 वोटों से जरूर जीते, पर आप और हम जब चुनाव जीतते हैं, ये एक मामूली नहीं चुनाव था। विदेशी ताकतों के विपरीत भारत की राष्ट्रवाद की सोच और विचारधारा की जीत थी मेरे भाई और बहनों। और जब उन्होंने पद ग्रहण किया, अंग्रेजी हुकूमत के दबाव के बावजूद एक नई लकीर खींची उन्होंने, एक लंबी लकीर खींची, जिस लकीर के अंदर प्रश्नकाल की स्थापना सदैव के लिए उन्होंने की। हमारे नियमों की संहिताकरण उनके द्वारा की गई, सेंट्रल सचिवालय की स्थापना की गई, और अध्यक्ष की तटस्थता की स्थापना की परंपरा उनके द्वारा रखी गई। आज जब ये मैं फिल्म देख रहा था, और विजयन जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत के एक नागरिक होते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने असीम शक्तियों के सामने जो लड़ाई लड़ी है, आज इस युग में हमारा दायित्व बनता है कि उनके सपनों को हम पूरा करके रखें। और प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता दिखाया है, वो विकसित भारत की कल्पना को साकार करने का एक संकल्प हम लोग लें। आपने केवल विजयन जी उनकी स्मृति को चिरस्थायी नहीं बनाई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को दोबारा सब दूर देखा जाए। मुझ जैसे, मैं तो अपने आप को नौजवान नहीं कह सकता अब, पर मुझ जैसे नागरिक में भी खून खौलता है जब ऐसा वीडियो देखा जाता है, और भारत के लिए विकास और प्रगति के लिए एक नई सोच और विचारधारा के साथ अपने आप को संकल्पित करने के लिए प्रेरणा मिलती है। भारत में जो एक गणतंत्र की सोच और विचारधारा है, ये कोई नई सोच और विचारधारा नहीं, हजारों वर्ष पुरानी है। वैशाली में स्थापित की गई थी, लक्षवी गणराज्य जब स्थापित हुआ था, और इसलिए आज भारत में जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, वो आज विश्वव्यापक हो चुका है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर भारत को लोकतंत्र की जननी, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी के शब्दों को हमने सुना, कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में भी कहा गया, भारत में इतनी विविधता है। हमारे लिए विविधता में एकता ये केवल एक स्लोगन नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का मूल्य बन चुका है।
इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, सेंट्रल पार्लियामेंट्री यूनियन में G20 में वक्तव्य दिया गया है कि इंडियाज डेमोक्रेटिक मॉडल शोज हाउ गवर्नेंस कैन वर्क इंक्लूसिवली एट द स्केल ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। विश्व की 18% आबादी हमारे देश में, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अ कंट्री अंडरगोइंग अ demographic dividend, a country that has always had a democratic dividend. और आज उसी तारतम्य में जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायणस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान रहता है वहीं देवता वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके देश के 50% आबादी को आज प्रजातंत्र के रफ्तार और सफर में स्थापित करके, चाहे वो महिला हमारी पंचायत से संसद तक, शिक्षा से एंटरप्रेन्योरशिप तक, सेना से खेलकूद तक, भारत प्रगति और विकास के पथ पर नहीं चल सकता जब तक नारी शक्ति को हम आगे करके उन्हें कमान हम सौंपे इस भारत को आगे ले जाने के लिए। और ये दिल्ली की विधानसभा, ये केवल तथ्यों और तिथियों की कहानी नहीं है, ये भारत की ऐतिहासिक लोकतंत्र की सफर की कहानी है। और मैं बधाई देना चाहता हूं विजयन जी को, अध्यक्ष के रूप में जो एक आधुनिकता इस विधानसभा में लेके आए हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के आधार पर पेपरलेस संपूर्ण विधानसभा को बनाया है। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी भारत को नहीं, भारत को विश्व के सबसे प्रथम लोकसभा के रूप में स्थापित करने में रात और दिन और रात एक कर रहे हैं। पेपरलेस लोकसभा, पेपरलेस विधानसभा, 500 किलोवाट की सौर्य ऊर्जा की स्थापना, खट्टर साहब को खुशी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी की विधानसभा आज ये बन चुकी है। नेट कार्बन, जीरो कार्बन फ्री हमारी विधानसभा बन चुकी है। और उसी के साथ इतिहास का संगम, लिविंग हेरिटेज, जो फिल्म में हमने देखा है, लिविंग हेरिटेज, जहां पर हम बैठे हैं ये लिविंग हेरिटेज है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी को, पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर इस भारत की परंपरा को हमें आगे ले जाना है, यह जिम्मेदारी हमारे युवा पीढ़ी पर है। और युवा पीढ़ी पर जो जिम्मेदारी है वो केवल अधिकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कर्तव्य की भी जिम्मेदारी है। सामान्य न्याय हो, विकास हो, प्रगति हो, यह हर युवा की जिम्मेदारी होती है। और विकसित भारत की जो परिकल्पना आज देश में 140 करोड़ लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं यही समय है, सही समय है। This is Bharat century, and we must all rise to the occasion to ensure that our Tiranga flies high, not only within India, but flies high in the world's firmament of 193 nations. And with those words, I thank Vijayan ji again for inviting me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. इंडिया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री, विजेंद्र जी कह रहे थे दिल्ली की बेटी, मैं कहूँगा हरियाणा की बेटी, कुल मिला के अपने देश की एक बहुत ही युवा संघर्षशील बेटी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, देश भर से पधारे हुए यहाँ
सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय, विधानमंडलों के सभापति उपसभापति महोदय, दिल्ली सरकार के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज का ये विषय अखिल भारतीय हमारी जो स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस है उसका ये वैलिडिक्टी सेशन समापन का सेशन है। 3 दिन के समय में बहुत ऐसे विषय आपके सामने आए होंगे। निश्चित रूप से आप उनको लेकर के देश भर में सभी विधानसभाओं के माध्यम से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, बढ़िया बनाया जाए, लोक हितकारी बनाया जाए, जरूर आप यहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। इस अवसर पर हमारे विधानसभा दिल्ली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, आपके बीच में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। भाई बहनों, लोकतंत्र का जो इतिहास है, ठीक कहा, 100 वर्ष पूर्व 1925 में जब विठल भाई पटेल जी इसी भवन में जब उन्होंने राष्ट्रीय विधानमंडल की अध्यक्षता के लिए वो चुने गए, वो वास्तव में नींव का पत्थर हमारे लिए एक ऐसा समय है जब लोकतंत्र इस देश में शुरू हुआ, बाद में देश आज़ाद हुआ और आज उस लोकतंत्र के नाते से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम अपने देश के अंदर सरकारों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि चाहे विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभाएं हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें दलीय संतुलन बनाने का काम मुख्य रूप से जो हमारे स्पीकर सभापति महोदय होते हैं उनके हाथ में होता है। ये ठीक है कि सरकारें कभी किसी दल की कभी किसी दल की आती है, लोगों की अपेक्षा सरकार से होती है, सरकार के प्रति जवाबदेही हमारे विधायकों की होती है, हमारे मंत्रिमंडल की होती है और चर्चा संविधान परिषद में, विधानमंडल में अथवा लोकसभा में, राज्यसभा में जब होती है तो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार अनइजी मूवमेंट भी कई बार आते हैं, लेकिन ये सब हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, चाहे लोकसभा, राज्यसभा अथवा विधान परिषद, विधानसभा में, उनको संभालना पड़ता है। बहुत ही कठिन कार्य होता है, बहुत संभाल के सबको करना होता है ताकि संदेश जनता को भी ठीक जाए। तो इसलिए इस कठिन कार्य के लिए आप सब लोग जो कार्य करते हैं, बहुत सराहना योग्य ये काम है। आपको ये एक कठिन काम करने का दायित्व मिला है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत मैं शुभकामना देता हूं। भाई बहनों, आज के लिए मुझे एक विषय भी बताया गया है कि हम अपने यहां विधानसभाओं के माध्यम से कैसे ट्रांसपेरेंसी लेके आए, कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कैसे एआई का उपयोग करें, क्योंकि ये विधा ऐसी है, ये बहुत पहले नहीं थी, कुछ सालों से इस विधा का हमने उपयोग करना शुरू किया और इस विधा के आधार पर बहुत सी व्यवस्थाएं, जैसे नेवा के पोर्टल के माध्यम से हमारे पास विधानसभाओं में अथवा लोकसभा में सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे सामने आया है और उस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से उद्देश्य हमारा है कि जनता का ट्रस्ट बने, ट्रस्ट इन गवर्नेंस। क्योंकि केवल टेक्नोलॉजी या एआई अथवा आईटी सिस्टम ये हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन इसके लाभ, बहुत प्रकार के लाभ होते हुए भी मुख्य उद्देश्य यह है कि गवर्नेंस में जनता का ट्रस्ट कैसे बने। लाभ बहुत से गिनाए जा सकते हैं। उन लाभ में जैसे सबसे पहले तो पेपरलेस जिस प्रकार से सारा काम होने लगा है, न केवल विधानसभा लोकसभा में बल्कि सारी सरकार में भी, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में भी, विभिन्न संस्थाओं में भी एक बहुत बड़ा उपयोग, खास करके पर्यावरण के नाते हम देखते हैं कि कागज की बहुत बड़ी बचत होती है। लाखों टन कागज बचता है, लाखों पेड़ कटने से बचते हैं। जो पेड़ हमारे जीवन दाता है, प्राणवायु देवता है, उन पेड़ों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नए पेड़ लगाना, पुराने पेड़ों को बचाना। क्योंकि मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए 15 ऑन एवरेज 15 पेड़ की जरूरत होती है। हम प्रतिदिन 1 किलो कार्बन छोड़ते हैं और एक पेड़ 60 से 90 ग्राम ये कार्बन प्रतिदिन अब्जॉर्ब करता है। एक व्यक्ति 15 पेड़, तो अब देख लीजिए कितने पेड़ हमको चाहिए। पेड़ कटेंगे
तो वातावरण दूभर होगा, प्रदूषित होगा, पर्यावरण बचेगा नहीं और हमारा जीवन संकट में आएगा। हमने कोविड के दिन देख लिए हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा ये उपयोग इसके अंदर होता है। फिर समय की बचत। समय की बचत माने इस तीव्र कम्युनिकेशन के सिस्टम 24 घंटों चैनल चलते हैं, हर चीज हमारी रिकॉर्डेड होकर के जनता के पास तुरंत पहुंचती है और जनता की अपेक्षा है कि हमें हर चीज सरकार की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुरंत पता लगना चाहिए। ठीक बात है कि बहुत सारी चीजें जनता में जाने के बाद उसके दोनों पहलू ध्यान में आते हैं कि अच्छा भी लगता है और कभी कभी उसका दुरुपयोग भी होना शुरू होता है। खास करके जब चिलचिलाहट शुरू होती है, लोग कुछ विधानसभाओं में लोकसभा में चिल्लाते हैं तो उनका चिल्लाना उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि साथ साथ ब्रॉडकास्ट हो रहा है और ब्रॉडकास्ट होने में जनता को पता लगे कि हम भी वहां जोर जोर से बोल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सेशन खत्म होते ही सामान्य भी होते हैं और अगर कहीं स्पीकर साहब ये आदेश कर दें कि हाँ ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दो, तो चिल्लाना भी जल्दी बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका उपयोग भी है और इसका दुरुपयोग भी सब करते हैं। तो इस पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण से आज हम जो आईटी के नाते से सब कर रहे हैं ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे लोगों को पता लगता है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है। आज बहुत से ऐसे ऐसे विषय भी हैं जिनसे जनता को जानकारी लेना बड़ा आसान हो गया है। खास करके सूचना के अधिकार में हम कोई चीज नहीं भी बताएंगे तो तुरंत जनता को पता लगेगा। स्पीड बढ़ी है, लोगों के काम जल्दी होते हैं। कोई समय ऐसा था जब फाइलें सरक सरक के चलती थी, आईटी से पहले सरक सरक के चलती थी, बल्कि ऐसे ही लाइटर वेन में लोग कह देते थे कि सरकार वही जो सरक सरक के चले। तो लेकिन आज उसका जो अंग्रेजी नाम है गवर्नमेंट, तो इसके बारे में कहते हैं गवर्नमेंट वो ये, गवर्नमेंट वो जो मिनट मिनट पर गौर करे वो गवर्नमेंट है। तो आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि हम तेजी से काम करते हैं। वो केवल इस आईटी और हमारा जो ये सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, इसके कारण से ये सब बना है। और इसमें निश्चित रूप से लाभ क्या क्या होते हैं ये कई बार अनुभव जब आता है तो मैं तो अपना एक हरियाणा का उदाहरण बता सकता हूं। हरियाणा में एक पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र। मैं टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण बता रहा हूं। परिवार पहचान पत्र बनाया तो बहुत से उसके विरोध में भी लोग खड़े हुए कि ये क्या नया सिस्टम शुरू कर दिया, समर्थन में भी हुए, लेकिन हमने बिना परवाह किए सालों साल लगा करके उसका डाटा इकट्ठा किया। और जब डाटा इकट्ठा कर लिया तो उसके माध्यम से जनता को योजनाएं वो किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती हैं उसका एक उदाहरण प्रत्यक्ष आपको बताता हूं कि एक दिन में योजना बना करके हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो लोगों को लाभ देना था और उसमें एक ही दिन में 12 लाख राशन कार्ड बढ़ा दिए एक ही कलम से, एक कलम से। और कुछ दिन में 90,000 लोगों की हमने जो है पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये उनके घर में बैठ करके वो घर बैठे रहे, हमने उनको पहुंचा दी। लोग चाहते हैं कि हमको घर बैठे सुविधाएं मिले। पहले देखा हमने, अभी भी सब जगह देखते हैं, मंत्रियों के घर पर, विधायक सांसदों के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर भीड़ जमा होती है। सब लोग अपना कागज लेके आते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2014 में तो दृश्य जब सामने आता था मुझे ये लगता था कि लोग क्यों आते हैं। एक ही व्यक्ति एक कागज को लेकर के एक बार नहीं दर्जनों बार आता है और बार बार शिकायतें करता है वो कितनी बार आया, मेरा काम नहीं हुआ। हमारे विधानसभा में या सेक्रेटेरिएट में खूब भीड़ लगी रहती थी। तय किया कि जिस दिन ये भीड़ कम हो जाएगी उस दिन सफलता मानूंगा मैं। और मैंने एक जो हमारा 25 दिसंबर जो पहला गुड गवर्नेंस डे था उस दिन 2014 में, उस दिन हमने एक सीएम विंडो नाम से कार्यक्रम शुरू किया कि जिस व्यक्ति को अपना कागज डालना इसमें डाल दो, अपने आप हमारे पास पहुंच जाएगा। मेरे रहते रहते 13 लाख एप्लीकेशन आई, जिसमें से 11.5 लाख को डिस्पोज ऑफ किया। किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि विपक्ष के लोग थोड़ा सा उस प्रकार का एक विषय भी उन्होंने उछाला कि ये मुख्यमंत्री तो अलोकप्रिय हो गया है कि नहीं, तो आता ही कोई नहीं है। मेरे यहाँ तो भीड़ लगी रहती थी। हम कहते अगर भीड़ लगी रहती थी यही आपका हार का कारण है। इस सिस्टम के कारण से ये सारी चीजें ठीक करना, इसका सीधा सीधा हमारा अनुभव है जो हमने उस समय करके दिखाया। मित्रों, ये जो एआई का विषय है,
बहुत नया विषय है और ये भी एकदम इतना आगे बढ़ रहा है कि इसके कारण से बहुत से लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि ये काम एकदम कैसे हो रहा है। एआई के कारण से एक बार एक मीटिंग के अंदर मैं बैठा था, उस मीटिंग में वो क्या चैटबॉट क्या होता है, चैट जीपीटी यानी कुछ उसको कहो तो फटाफट अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर देगा आपके पत्र का और आपको प्रिंट ला के दे देगा। हमारे आईएएस ऑफिसर बैठे थे, मुझे किसी ने बताया कि ऐसा ये सिस्टम बन गया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इनको कहो कि एक पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कि हमको 1000 करोड़ रुपया यहाँ के लिए अनुदान चाहिए, एक दो कारण उसमें कोई ना बता दो इनको। तो उन्होंने बोला, बोलने के बाद फटाफट वो टाइप हो गया, टाइप होकर लेके आ गए और कि ये लो लेटर। सही मायने में एक आईएएस जैसी ड्राफ्टिंग करता वैसी ड्राफ्टिंग होकर के वो आ गए। मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा भी आपकी नौकरी को खतरा हो गया सबको, ये सब एआई करने लग गया तो फिर आईएएस की क्या जरूरत रहेगी। तो कुल मिलाकर एक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, इसका बहुत बड़ा उपयोग भी होता है। यानी एक व्यक्ति एक टेक्नोलॉजी के कारण से, यानी एआई के कारण से मैं समझता हूं 500 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति बैठ के कर सकता है। ऐसे ऐसे सोल्यूशन उसमें आ गए हैं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक इसको बरतने की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई भस्मासुर बन करके और हमको ही खा जाए। ये भी बहुत बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ी है उसके रिस्क भी बहुत हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर का बढ़ रहा है और साइबर क्राइम के कारण से समस्याएं भी आ रही हैं। तो ये चुनौतियां भी हैं, ये अवसर भी हैं, इसको जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात के लिए मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं। एक संत महात्मा पूजा पाठ करते थे दैनिक की तरह। कुछ दिन के बाद वो उनकी पूजा के समय एक चूहा आके साथ में बैठने लग गया और वो चूहा भी उनकी जो भी पूजा पाठ करते थे वो भी अपना धुन लगा करके अपना बैठा रहता। उनको लगा बहुत बड़ा इस चूहा का पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा, इसने अच्छे कर्म किए, ये आके मेरे साथ बैठता है, ध्यान करता है। कुछ दिन बाद एक दिन देखा कि बिल्ली आ गई और बिल्ली दौड़ी उस चूहे की तरफ झपट्टा मारने के लिए। तो चूहा जान बचा के भाग गया। संत ने देखा कि ये तो बिल्ली चूहे को मार देगी। उनके पास कोई अपनी शक्ति थी, काल्पनिक कहानी है, लेकिन फिर भी उस शक्ति के कारण से उन्होंने क्या किया, उस चूहे को बिल्ली बना दिया कि अब देखते हैं बिल्ली कैसे आएगी। तो वो बिल्ली जो आई थी वो तो भाग गई, लेकिन ये चूहा जो बिल्ली बना था ये आकर के वैसे ही अपना कथा सुनने लग गया, आके उसका ध्यान करने लग गया। थोड़े दिन हुए, एक कुत्ता आ गया। कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की। तब भी उनको चिंता हुई कि मेरी ये चूहा बिल्ली जो है एक ही रूप है, तो ये मारी जाएगी, तो क्यों नहीं इसको कुत्ता बना दिया जाए। तो उन्होंने अपने मंत्र से कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बना दिया तो फिर वो जो कुत्ता आना बंद हो गया, दूसरा कुत्ता। अभी कुत्ता आया, कुछ दिन के बाद उस कुत्ते को जो रखवाली करता था, साथ चलता था, घूमता फिरता जंगल में, तो जंगल में घूमते फिरते हुए अचानक चीता आ गया। चीता कुत्ते की तरफ लपका, तो उनका लगा ये चीता मार देगा कुत्ते को, तो इस कुत्ते को चीता क्यों नहीं बना देते हैं, उसको चीता बना दिया। तो वो ओरिजिनल चीता भाग गया। अब चीता जब बनाया, घर में आके सोचा कि ये रोज तमाशा कि चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से चीता, ये तो चीते को भी कोई खा जाएगा, कोई परमानेंट इलाज कर दो। तो परमानेंट इलाज किया कि उस चीते को शेर बना दिया। अब सवेरे उठते ही देखा तो सामने शेर खड़ा। अब शेर ने क्या किया होगा ये हम समझ सकते हैं। तो मेरा कहना कि ये एआई ये कभी कोई भी रूप धारण कर सकता है, तो इसको हमने किस रूप में उपयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि भस्मासुर बन जाए और इस समस्या में कोई ऐसा बड़ा संघर्ष आ जाए कि ये हमारे सारे सिस्टम को खत्म कर दे, खराब कर दे। इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो ठीक मन का है तो ठीक एआई का उपयोग होगा। अगर उसका उद्देश्य कोई गलत है तो गलत ढंग से भी करेगा। आज देश और दुनिया के बड़े खतरे इसीलिए हुए हैं। तो मित्रों, हमें पारदर्शिता भी रखनी, हमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना, छोटी से बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी करना। और आज जो समस्याएं, जैसे आज अभी हम लोग बैठे थे तो मोबाइल की बात कर रहे थे, वो भी एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का विषय है। मोबाइल की कितनी एडिक्शन हो गई है लोगों को कि उसके कारण से आपस में बात भी कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, तो भी लोग मोबाइल खोल के बैठे हैं। कई जगह तो विधानसभा में भी अंदर बैठे बैठे कुछ करते रहते हैं।
तो ये एडिक्शन भी नहीं चाहिए, उसका सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम एक जिसको कहना चाहिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, लोगों का विश्वास जमता है। पारदर्शिता के बारे में मैंने एक बार पढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री जब स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में गए, तो जेल में जाने के बाद जो बाहर संस्थाएं कुछ थी, जेल में जाने वाले ऐसे जो नेता थे, सज्जन थे, उनके परिवार को कुछ सहायता करने के लिए और धनराशि दे के आते थे। एक बार उनकी पत्नी जेल में मिलने के लिए चली गई, तो जेल में गई, उन्होंने पूछा घर कैसा चल रहा है, तो पत्नी ने कहा कि हाँ ठीक चल रहा, अच्छा चल रहा है। वो फला सज्जन आते हैं, हर महीने आते हैं, 50 रुपया दे के जाते हैं और उसमें से मैं 40 रुपया खर्च करती हूँ, 10 रुपया बचा के रख लेती हूँ, कभी काम आएगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप करके चली गई उनकी पत्नी शास्त्री जी की। फिर वो शास्त्री जी के पास वो सज्जन आए मिलने के लिए, चलो शास्त्री जी को मिल के आते हैं, जो उनके घर में सहायता देते थे। वो आए, पूछा कैसा चल रहा, क्या चल रहा है। पहले तो उन्होंने धन्यवाद किया कि आप हमारे परिवार में सहायता दे के आते 50 रुपए। कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा दायित्व है, आप देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या। कि नहीं ठीक है, अच्छा कर सकते हो, एक निवेदन मेरा सुन लो। क्या कि अगले महीने से मेरे घर में 50 रुपए नहीं 40 रुपए दे के आना, क्योंकि 40 में घर का काम चलता है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखने वाले जो हमारे नेता होंगे, बाकी सब होंगे, तो नेताओं के ऊपर एक बार अगर जनता का भरोसा जम गया तो समझो सरकार के ऊपर भरोसा जम गया। तो हम सरकार एक ट्रस्टवर्दी, एक अच्छा काम करते हैं, इस नाते से आगे बढ़ें और अपने इस AI का उपयोग, अपने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग, अपने इस IT का उपयोग सबका जीवन में सोच समझ के करें। ठीक व्यक्तियों के हाथों में चीज जाए, गलत ढंग से विध्वंसक वृत्ति के लोग करेंगे तो बजाय ये कुछ निर्माण के विध्वंस करेगी। इस ओर बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। अपने विधानसभाओं में भी, हमारे बाकी सिस्टम में भी हम इसका उपयोग करें, भरपूर करें। इतना ही निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। SPT लाइव के लिए दिल्ली की विधानसभा से यह खास रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना SPT लाइव का इरादा। देखते रहिए हमारे साथ SPT लाइव और अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या के लिए हमें संपर्क करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। SPT लाइव।